टाइप्स ऑफ बोन, बहुत सारे प्रकार के बोन्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ड्रॉ में मैं आपको बता रही हूँ, काफी सारा इसमें से हम लोग स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ बोन, टाइप्स और कौन से होते हैं इसके अलावा। लेकिन एक जनरल क्लासिफिकेशन बोन का जो उनके साइज के शेप के आधार पर है, तो एक है होता है फ्लैट बोन, जो फ्लैट होते हैं पूरे तरीके से, ठीक है। सो फ्लैट बोन है। दूसरा है इर्रेगुलर बोन, जो इर्रेगुलरली शेप्ड बोन होते हैं। देन देयर इज लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जनरली डिप्लॉइक बोन होते हैं। लॉन्ग बोन का नेचर कैसा होता है, ये डिप्लॉइक नेचर के होते हैं, डिप्लॉइक बोन। डिप्लॉइक बोन का मतलब वो बोन जिसमें स्पॉन्जी पार्ट भी होता है, स्पॉन्जी या फिर कैंसिलस, और इसमें कॉम्पैक्ट वाला पार्ट भी होता है। डिप्लॉइक बोन का मतलब जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, स्पॉन्जी भी होता है वो और कॉम्पैक्ट वाला प्रेजेंट होता है, तो उसे हम लोग डिप्लॉइक बोन कहते हैं। नेक्स्ट है सिसमोइड बोन। सिसमोइड बोन फ्लैट बोन की तरह ही होता है। ये नी कैप वाला बोन है, जो नी के घुटने के ऊपर कैप बनाता है, सो दैट इज सिसमोइड बोन, अनदर टाइप ऑफ बोन। यहाँ पर ड्रॉ दिया हुआ है पटेला, तो फ्लैट बोन एग्जाम्पल स्टर्नम, इरेगुलर बोन एग्जाम्पल वर्टिब्रा, लॉन्ग बोन एग्जाम्पल फीमर, सेसमोइड बोन एग्जाम्पल patella, which is also known as kneecap. शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन यहाँ पर आपके wrist में प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी बोन है, यहाँ पर पैर में भी प्रेजेंट है, पीठ में प्रेजेंट है, तो ये सारी की सारी शॉर्ट बोन्स होती हैं, ठीक है। इन्हें आप लोग wrist बोन के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, wrist बोन्स। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, कॉम्पैक्ट बोन किसको कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन उसको कहते हैं जिसमें हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। हैवर्शियन सिस्टम का मतलब होता है हैवर्शियन कैनाल, और उसके आजू बाजू प्रेजेंट होते हैं बोन सेल्स, तो उसे कहते हैं हैवर्शियन सिस्टम। और स्पॉन्जी बोन का मतलब होता है जिसमें हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट हो। हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट। हमारी बॉडी में कहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन मिलती है सिर्फ, और कहाँ पे, ये तो डिप्लॉइक हो गया, डिप्लॉइक हैज बोथ स्पॉन्जी एंड कैंसलस, राइट। कुछ बोन होती हैं जो केवल स्पॉन्जी नेचर रखती हैं, जैसे कि स्पॉन्जी बोन के एग्जाम्पल है। स्पॉन्जी बोन मतलब जिसमें ट्रैबेक्यूले प्रेजेंट हो और बीच में रेड बोन मैरो होता है, उसे हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। तो ये मिलता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन स्पॉन्जी बोन नेचर की होती हैं। उसके अलावा रिब्स, फ्लैट बोन्स लाइक स्टर्नम, रिब्स, ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा प्यूबिस बोन, जिसको हिप बोन भी कहते हैं, तो ये स्पॉन्जी बोन के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं स्पॉन्जी बोन्स इन आवर बॉडी। उसके अलावा बोन को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। एक मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, और किन तरीके से हम लोग बोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, किससे डेवलप हुआ है ये बोन, उसके आधार पर हम लोग बोन को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो कोई कार्टिलेज था पहले, और उस कार्टिलेज से डेवलप हुआ है बोन, कैसे डेवलप हुआ होगा, देखो पहले कार्टिलेज रहा होगा, कार्टिलेज के मैट्रिक्स को डिसॉल्व करेंगे, कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स कार्टिलेज के सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, डिसॉल्व मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद दूसरे सेल्स आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का काम होता है, दे सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ बोन, ये क्या करते हैं, बोन का मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं।
तो दो प्रकार के सेल हमें चाहिए होते हैं, कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल और ऑस्टियोब्लास्ट सेल। कॉन्ड्रियोक्लास्ट जो कार्टिलेज का मैटर पूरा डिसॉल्व कर दे, कार्टिलेज से हम बोन बना रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारी बॉडी की बहुत सारी बोन्स जो होती हैं वो इसी प्रकार से बनती हैं। इन बोन को विच डेवलप फ्रॉम कार्टिलेज, उसे क्या कहा जाता है? वो बोन जो कार्टिलेज से डेवलप हुई हो, एंडो कॉन्ड्रियल बोन या फिर कार्टिलेजिनस बोन। एग्जाम्पल जैसे कि लिम्ब बोन्स, वर्टिब्रा बोन्स, रिब्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर ये जो ड्रॉ बना हुआ है, इस ड्रॉ को देखेंगे, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, कॉपी मत करिएगा, बस मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो ये फोटो है, कार्टिलेज था एम्ब्रियो में, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बोन इज स्टार्टिंग टू रिप्लेस कार्टिलेज, और ये जैसे जैसे बीच बीच से बोन बनना शुरू हो रहा है, देखो बोन इस तरीके से इलोंगेट हो रही है और कार्टिलेज किनारे की तरफ जाता जा रहा है। यहाँ पे किनारे में न्यू सेंटर बोन ग्रोथ का आया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी बोन ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर भी बोन ग्रोथ हो रही है, और किनारे में कार्टिलेज खसक जाता है। इसीलिए आपको मैंने बताया था लॉन्ग बोन्स के एंड पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, राइट। तो एपिफाइजियल प्लेट जो है वो कार्टिलेज की बनी हुई है, यहाँ पर छूट गई है। एपिफाइजियल प्लेट, इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, एपिफाइजियल प्लेट एपिफाइसिस में प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि कार्टिलेज से बोन डेवलप कैसे होती है। तो दिस इज द ड्रॉ जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कार्टिलेज से बोन कैसे डेवलप हुई है। आप इसको कॉपी नहीं करेंगे, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। दूसरा प्रकार का बोन होता है, उसे हम कहते हैं डर्मल बोन या फिर मेम्ब्रेनस बोन। डर्मल बोन या मेम्ब्रेनस बोन, एम्ब्रायनिक स्टेज में कोई चीज डर्मिस की लेयर जो प्रेजेंट होती है, डर्मिस यानी आउटर मोस्ट लेयर होती है। सो बोन दैट डेवलप्स फ्रॉम डर्मिस लेयर, और यू कैन से और बाय ऑसिफिकेशन, क्योंकि ऑसिफिकेशन मतलब बोन फॉर्मेशन होता है, और बाय ऑसिफिकेशन इन डर्मिस लेयर, तो उस बोन को कहते हैं डर्मल बोन। जैसे कि फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, बोन्स ऑफ जॉ, स्कल मतलब ऊपर वाला भाग है और जॉ मतलब ये जबड़े वाला हिस्सा, ठीक है। तो जॉ में लोअर बोन भी और अपर बोन भी, ये दोनों कहाँ से डेवलप हुए हैं? ये दोनों डेवलप हुए हैं डर्मल बोन, डर्मिस से डेवलप हुए हैं, इसको हम लोग मेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं। उसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ बोन है सेसमोइड बोन। सेसमोइड बोन स्पेशल कैटेगरी ऑफ बोन है, क्योंकि ये जॉइंट पर जो टेंडन प्रेजेंट था, टेंडन्स एट जॉइंट, उसके ऑसिफिकेशन से बोन डेवलप हुआ है, ठीक है। उसके ऑसिफिकेशन से बोन डेवलप हुआ है। तो एग्जाम्पल है पटेला which is present in knee. Other than that there is pisiform bone जो wrist में प्रेजेंट होती है। ये दोनों सिस्मोइड बोन के एग्जाम्पल होते हैं। देन देयर इज विसरल बोन, लेकिन ये ह्यूमंस में नहीं मिलती है। विसरल बोन ह्यूमंस में नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे में कोई भी विसरल ऑर्गन नहीं है जो बोन में कन्वर्ट हो, ठीक है। विसरल ऑर्गन या कोई विसरल पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसमें ऑसिफिकेशन हो जाता है, और उसमें ऑसिफिकेशन की वजह से बोन डेवलप होती है।
तो उसे हम लोग विसरल बोन कहते हैं। ये बहुत सारे टाइप, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, जैसे रैबिट्स में, रोडेंट्स में। ठीक है, नाम इनके किस आधार पर रखे गए हैं, जैसे आपने कहीं पर पढ़ा ऑस पेनिस, तो ये ऑसिफाइड है। ठीक है, पेनिस ऑसिफाइड है। ऑस पैल्पेब्री, क्या चीज ऑसिफाइड हुई है? आईलिड। ऑस फैल्सीपैरम, पाम वाला हिस्सा जो है, पाम या हाथ के ऊपर हथेली वाला हिस्सा होता है, उसमें ऑसिफिकेशन हुआ है। ऑस रोस्ट्रालिस, स्नाउट, मुंह में पिग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, नाक वाला पार्ट, उसको कहते हैं, तो उसका ऑसिफिकेशन हुआ है। ऑस पैनिस मिलता है रोडेंट्स में। ऑस पैल्पेब्री मिलता है क्रोकोडाइल में। ऑस फैल्सीपैरम मिलता है मोल में। ऑस रोस्ट्रालिस मिलता है स्नाउट ऑफ पिग, इज ऑसिफाइड इन दिस केस। ऑस कार्डिस, यानी कि हार्ट का कोई हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है वो? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ हार्ट, किसका? डियर में मिलता है ये। So all these are visceral bones. डेवलपमेंट यानी कि लोकेशन ऑफ ऑसिफिकेशन किस तरफ पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, उसके आधार पर हमने ये 4 प्रकार से देखा कि बोन कितने टाइप्स की होती है, जिसमें से हमने कार्टिलेज वाले से बोन बनने का पूरा डेवलपमेंट भी देख लिया, राइट? जस्ट अ मिनट। नाउ सपोज यू टेक अ बोन, ठीक है, तो आपने एक बोन को लिया और उसमें उसको आपने रखा डाइल्यूट HCl में फॉर 3 days, kept in dilute hydrochloric acid for how many days? For about 3 days. तो क्या होगा, बोन का जितना मिनरल पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। मिनरल पार्ट डिसॉल्व इन एसिड। 3 दिन तक रखा हुआ है। मिनरल पार्ट क्या है? मिनरल पार्ट मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी मैट्रिक्स खत्म हो गया, बट ऑर्गेनिक पार्ट यानी ऑसिन प्रोटीन वाला भाग बचा रहता है। ऑर्गेनिक पार्ट रिमेन्स। तो अब जो बोन आपको मिलेगी वो बोन कैसी होगी? वो बोन फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि मैट्रिक्स ही उसको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा था। तो बोन कैसी होगी? फ्लेक्सिबल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। बोन बिकम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट बचा हुआ है, जो लिविंग पार्ट है वो बचा हुआ है, और जो मिनरल पार्ट है यानी कि जो नॉन लिविंग पार्ट है वो डिसॉल्व हो चुका है। अगर आप डाइल्यूट HCl में रखोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। अगर मान लीजिए बोन को आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl में रखा, बोन वॉज केप्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस दौरान क्या होगा? जो आउटर सरफेस है, outer surface of bone, it gets burned and bone appears black. तो ऐसी बोन को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लैक बोन। दिस इज नोन एज ब्लैक बोन। और ये जो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बोन होती है, इसको हम लोग कहते हैं डीकैल्सिफाइड बोन। आपसे पूछा जाए अगर कि आप बोन का डीकैल्सिफिकेशन कैसे कर सकते हो, या डीकैल्सिफाइड बोन किसे कहते हैं, तो डीकैल्सिफिकेशन कैसे होगा? जब आप उसे डाइल्यूट HCl में रखोगे तो। और ऐसी बोन जो डाइल्यूट HCl में रखी गई हो उसे हम कह सकते हैं डीकैल्सिफाइड बोन है वो। अगर मान लीजिए आपने बोन को सनलाइट में रखा कुछ समय के लिए, बोन वाज केप्ट इन सनलाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो जो वाटर पार्ट है वो एक्वस पार्ट क्या हो जाएगा? डिसअपियर।
aqueous part of bone disappears. यानी कि लैक्यूना, क्योंकि ऑस्टियोसाइट एक सेल जो है वो भी बहुत सारे वाटर का बना होता है, तो लैक्यूने खाली हो जाएंगे, एम्प्टी लैक्यूना इज प्रेजेंट, एम्प्टी बोन मैरो कैविटी, bone marrow cavity, but shape of the bone remains unchanged. यानी कि मिनरल पार्ट या मैट्रिक्स को कुछ नहीं हुआ, इसलिए शेप में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, राइट? ये चीज आप सनलाइट में रखो या फिर आप हाई टेम्परेचर में रखो तो भी यही देखने को मिलेगा। मतलब इसमें कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, नो लिविंग पार्ट इज प्रेजेंट। सनलाइट में रखो या फिर हाई टेम्परेचर में रखो, एक्वस पार्ट डिसअपीयर्स और बोन हमें इस तरीके से दिखाई देगी। ऐसी बोन को हम कहते हैं बोन ड्राइड बोन है, बोन इज नोन एज ड्राइड बोन। अगर आपने बोन को kept in potassium hydroxide, when bone is kept in potassium hydroxide, तब क्या होगा, बोन ज्यादा चमक जाएगी बस, तो बोन बिकम्स क्लियर और कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। ऐसी बोन को हम कहते हैं ब्राइट बोन, सच अ बोन इज नोन एज ब्राइट बोन। So that is one thing about मॉडिफिकेशंस ऑफ बोन, या फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे अगर आपने बोन को अलग अलग कंडीशंस में रख दिया तो। यहाँ पर आप ये चीज बिल्कुल नोट कर लीजिए कि बोन का जो मैट्रिक्स है वो मिनरल पार्ट्स का ज्यादा बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है, जिसकी वजह से वो इनफ्लेक्सिबल होता है। कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं इसमें। मैट्रिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लैमेले में, जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ऑस्टियोसाइट्स आपस में जुड़े होते हैं बाय ब्रांचिंग प्रोसेस। इनके सेल्स को बनाने वाले सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और डिसॉल्व करने वाले सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट जो क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं बोन के मैट्रिक्स को व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और इफ रिक्वायर्ड हम बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द कार्टिलेज। नेक्स्ट टॉपिक कार्टिलेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। कार्टिलेज क्या है और बोन से अलग किस तरीके से है। कार्टिलेज में भी तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो तीन चीजें हैं मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। तो मैट्रिक्स किसका बना होता है, कार्टिलेज का, और ये बोन से किस तरीके से अलग होता है। कंपेयर टू बोन ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है इसका मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज सॉफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू बोन, बट क्योंकि ये स्केलेटल टिश्यू में है तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि मैट्रिक्स इज हार्ड, क्योंकि ये स्केलेटल टिश्यू का हिस्सा है। ठीक है, डिफरेंसेस बता दूंगी मैं आपको। हार्ड, मिनरलाइज्ड, डेंस मैट्रिक्स, डेंस का मतलब होता है घना, डेंस मैट्रिक्स, नॉट अरेंज्ड इन लैमेले, जैसे बोन में ये लैमेले में अरेंज हो गए थे वैसे ये नहीं अरेंज्ड है। सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो ऑस्टियोसाइट से बिल्कुल अलग दिखते हैं, और कॉन्ड्रियोक्लास्ट। तो ये तीन प्रकार के सेल्स मिलते हैं आपको कार्टिलेज में, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, बनाने वाले और तोड़ने वाले। फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं क्या इसमें, एक मिनट पहले सेल के बारे में लिख देते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट आर एक्टिव सेल्स। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये, दे आर प्रेजेंट ऑन पेरीफेरी ऑफ कार्टिलेज, किनारे की तरफ प्रेजेंट होते हैं ये कार्टिलेज में। कार्टिलेज का ओरिजिन कहां से है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मेसोडर्म की लेयर जो होती है दैट इज द ओरिजिन ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज को हम लोग मेसोडर्मल टिश्यू बोल सकते हैं। कार्टिलेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मेसोडर्मल टिश्यू। तो मैट्रिक्स सेल्स में कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्योंकि कार्टिलेज बनाते हैं, दे सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड सेल्स। मतलब कि कार्टिलेज बना रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। कॉन्ड्रिफिकेशन और कॉन्ड्रोजेनेसिस। कार्टिलेज का बनना कहलाता है कॉन्ड्रिफिकेशन या फिर कॉन्ड्रोजेनेसिस। कार्टिलेज में सबसे बाहर प्रेजेंट होता है पेरिकॉन्ड्रियम, दिस इज द आउटर मोस्ट कवर। खास बात देखो, आप अंदर की तरफ देखोगे तो ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बाहर बाहर की तरफ ब्लड वेसल प्रेजेंट है। इसीलिए ब्लड वेसल बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन पेरीफेरी। cartilage are not easy to repair. Cartilage are not easy to repair. What else is present? Fibers. Collagen fibers present होते हैं यहाँ पे। कॉन्ड्रियोसाइट्स के बारे में लिखेंगे हम लोग, तो कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या करते हैं? दे डिसॉल्व द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। जब रिक्वायर्ड होगा तब ये कार्टिलेज का मैट्रिक्स को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। मैट्रिक्स की खास बात क्या है? मैट्रिक्स में मिनरल पार्ट और नॉन मिनरल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रोटीन वाला भाग जो ऑर्गेनिक वाला भाग होता है वो यहाँ पर ज्यादा होता है, अबाउट 65%, और कम होता है यहाँ पर मिनरल वाला पार्ट। तो जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं इसे। कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो इफ यू टेक अ लुक एट द ड्रॉ हियर, कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट है किनारों की तरफ, पेरीफेरी की तरफ, और बीच में ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं सारे, इन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन लैकूने। दो बहुत ही डिस्टिंक्ट वर्ड है, लैकूने एंड लैमेले। वहां पर बोन में लैमेले में अरेंज है, यहां पर लैमेले में अरेंज नहीं है, राइट? इन केस ऑफ बोन, ऑस्टियोसाइट लैकूना में प्रेजेंट है, यहां पर भी लैकूना में प्रेजेंट है, बट द डिफरेंस इज वहां पर कितने होते हैं? 1, लेकिन यहाँ पर अबाउट 2 to 3 कॉन्ड्रियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन अ लैकूने, यानी कि एक लैकूना में एक से ज्यादा कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्टिलेज किसका बना हुआ है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो इफ यू टेक अ लुक एट ड्रॉ, आप देखोगे ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। जैसे आपने बोन में देखा तो बहुत डेंस था वो, लेकिन ये क्या है? लेस डेंस है, ठीक है? सो लेस डेंस देन बोन। मैट्रिक्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में बहुत सारे लैकूना प्रेजेंट है, और लैकूना आपस में जुड़े भी नहीं है। नाउ यहाँ पे लिखेंगे इन विच लैकूने आर नॉट इंटरकनेक्टेड। आउटर लेयर वहां पर थी पेरियोस्टियम, यहाँ पर है पेरिकॉन्ड्रियम। वहां पर एंडोऑस्टियम प्रेजेंट थी, यहाँ पर ऐसा कोई लेयर नहीं है। बिकॉज कार्टिलेज को जब आप देखोगे, सपोज करो ये पूरा कार्टिलेज है, तो इसमें अंदर ऐसा कोई एम्प्टी कैविटी जैसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ नहीं कि यहाँ पर एक ही लेयर होती है, और वो होती है पेरिकॉन्ड्रियम। भले जिसकी 2 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और उसके बाद पेरिकॉन्ड्रियम की जो इनर लेयर है वो बनी होती है कॉन्ड्रियोसाइट
ब्लास्ट की। फिर अंदर प्रेजेंट होता है पूरा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में बहुत सारे लैकूने, समथिंग लाइक दिस, द ड्रॉ दैट इज गिवन इन द लेफ्ट। कुछ इससे मिलता जुलता होता है पूरा स्ट्रक्चर इसका। टाइप ऑफ कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस आधार पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कार्टिलेज है हाईलाइन कार्टिलेज। क्या इसकी खास बात है, आप देखो कितना क्लियर लुकिंग, एकदम ग्लास की तरह साफ है ये। तो इट इज क्लियर लुकिंग ग्राउंड सब्सटेंस। हाईलाइन की खास बात ये होती है कि इसका मैट्रिक्स क्लियर ग्लास लाइक होता है, क्लियर लुकिंग ग्राउंड सब्सटेंस। मैक्सिमम बोन्स जो है वो इसी से बनते हैं। फाइबर्स दिख रहे हैं क्या इसमें? नो, फाइबर्स आर एब्सेंट। और सेल्स आर वेरी डिस्टेंट, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज सबसे ज्यादा पाया जाता है बॉडी में। मैक्सिमम बोन्स ऑफ बॉडी आर कार्टिलेजिनस, मतलब कि किससे डेवलप हुई है? कार्टिलेज से डेवलप हुई है। एंड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम दिस। दिस मतलब हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज का ध्यान दो, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल, तीनों ड्रॉ में हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहला टाइप ऑफ कार्टिलेज है ये। और अधिकतर जो बोन्स हमारी बॉडी की होती हैं वो कार्टिलेज से डेवलप होती हैं। तो वो कौन से कार्टिलेज से डेवलप होती हैं? वो इसी कार्टिलेज से डेवलप होती हैं। इसकी भी आउटर मोस्ट लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर नो इनर लेयर प्रेजेंट है, ग्रोथ इसमें यूनिडायरेक्शनल होती है। आप अगर पिछली क्लास से रिकॉल करें तो मैंने आपको बोन में बताया था, यहाँ पर एक लेयर है ऑस्टियोब्लास्ट का और यहाँ पर एक लेयर है ऑस्टियोब्लास्ट का। ये वाली लेयर नए ऑस्टियोसाइट बनाती है और मैट्रिक्स बनाती है, और ये वाली लेयर नए ऑस्टियोसाइट और मैट्रिक्स बनाती है। तो ग्रोथ क्या हो गई? बाई डायरेक्शनल हो गई। लेकिन कार्टिलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि लेयर एक ही है जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट की बनी हुई है बस। So that's why growth is unidirectional and not bidirectional. अब मैट्रिक्स तो क्लियर है इसका, और ये जो ग्लास लाइक मैट्रिक्स होता है उसको हाईलाइन मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर मैट्रिक्स को हाईलाइन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगे, लेकिन सम फ्यू कोलेजन फाइबर हो सकते हैं। कभी कभी फ्यू कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ मिलता है, जरा इस ड्रॉ में देखेंगे। तो हाईलाइन कार्टिलेज जो है वो रेड कलर से मार्क किया है इस ड्रॉ में। आप सिर्फ नोट करेंगे, लेकिन ये ड्रॉ मैंने लोकेशन के लिए आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कोशिश किया। ठीक है, 1 मिनट, लोकेशन ताकि आप याद रखो कि हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है, या आप अपनी मेमोरी में भी बना सको, जैसे कि समथिंग लाइक दिस। नोज में मिलता है नेजल सेप्टम, क्योंकि ड्रॉ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है ना, नेजल सेप्टम। उसके अलावा स्टर्नम, और स्टर्नम से निकलने वाले ये जो रिब्स होते हैं वहां पर एक कार्टिलेज होता है, उसे कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। हाईलाइन के एग्जांपल्स लिख रही हूं मैं, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज, नेजल सेप्टम। उसके अलावा यहाँ पर सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, रिंग्स ऑफ
ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, वो भी हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं। लैरिंग्स में नियर हियर, लैरिंग्स में कौन सी कार्टिलेज है? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, अरेटिनॉइड कार्टिलेज, ये तीनों हाइलाइन कार्टिलेज हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आर्टिकुलर कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइलाइन कार्टिलेज? नेजल सेप्टम, ठीक है, तो मैंने अपने याद करने के लिए ऐसे बनाया हुआ है, रिंग्स ऑफ नेजल सेप्टम, देन रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज, लैरिंग्स, ये तीनों लैरिंग्स है ना, और उसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज जो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स पे प्रेजेंट होता है। और इसीलिए क्योंकि ये लॉन्ग बोन के एंड पे होता है, ये जॉइंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जॉइंट यानी जहां पर जोड़ पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ड्रॉ बना के याद कर लो, या कोई और ट्रिक आपके पास और बेटर है आप वैसे याद कर लो, बट यू हैव टू मेमोराइज द लोकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कार्टिलेज इन नोज, यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट, I'll highlight this one. Cartilage in nose is present. आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट यानी कि क्योंकि लॉन्ग बोन्स के एंड पर प्रेजेंट है इसीलिए जॉइंट पे प्रेजेंट है। कोस्टल कार्टिलेज जो रिब्स पर प्रेजेंट है। एंड वेयर एल्स, अगेन आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ अ जॉइंट, यहाँ पर रिंग्स वाला नहीं दिया हुआ है ड्रॉ में। एंड देन देयर इज थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये लैरिंग्स वाला हिस्सा है, तो लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अबाउट द लोकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाइब्रो कार्टिलेज, जो दूसरे प्रकार का कार्टिलेज आप देख रहे हो दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें आपको कौन से फाइबर, देखो डेंसली लेयर्ड कोलेजन फाइबर दिखेंगे ड्रॉ में, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वहां पर आपको बीच बीच में सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो फाइब्रो कार्टिलेज की खास बात ये होती है कि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, perichondrium layer is absent. Just a minute. Outermost layer, perichondrium, is absent here. इसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। क्यों? ड्यू टू कोलेजन फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट है ड्यू टू कोलेजन फाइबर, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर का पूरा बंडल प्रेजेंट होता है। तो ये उसी जगह पे प्रेजेंट है जहां पर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत हो, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रीज के बीच में, सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है। टेक अ लुक एट दिस ड्रॉ हियर, कहां पर प्रेजेंट है फाइब्रो कार्टिलेज? कार्टिलेज इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब कि दो वर्टिब्री के बीच की जगह होती है ये।
अदर देन दैट और कहाँ पर प्रेजेंट है, ये मिलता है प्यूबिक सिम्फायसिस में, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नी जॉइंट, मेनिसस जिसे कहते हैं। ठीक है, सो कार्टिलेज इन it is present in intervertebral disc, and other than that it is present in pubic symphysis। ये दो जगह होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अभी बोन के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। हालांकि जब आप देखोगे, मान लो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, आप साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में आप क्या पाओगे, ऐसे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, और इसका नाम होता है न्यूक्लियस पाल्पोसस। न्यूक्लियस पाल्पोसस, ये ड्रॉ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि दिस इज अ वर्टिब्री बोन, वर्टिब्रा बोन, और उसमें न्यूक्लियस पाल्पोसस प्रेजेंट है, विच इज दी फाइब्रो कार्टिलेज। एक बोन दूसरी बोन के ऊपर स्टैक होती है, एक दूसरे के ऊपर ये पड़ी होती है, और बीच में छोटा सा हिस्सा होता है न्यूक्लियस पाल्पोसस का। ये न्यूक्लियस पाल्पोसस दोनों बोन के अलाउ करता है मूवमेंट, मतलब आप जो मूव कर रहे हो, बैक को मूव कर रहे हो, आप ऐसे मूव कर रहे हो, आगे की तरफ मूव कर रहे हो, ये सब क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में फाइब्रो कार्टिलेज है, जो उसको स्ट्रेंथ करता देता है, उसके अलावा मूवमेंट भी अलाउ करता है। डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन, ये न्यूक्लियस पाल्पोसस रिलैक्स हो जाता है। आफ्टर डेथ दिस रिलैक्सेस एंड कॉजेस इलोंगेशन इन बॉडी। इसीलिए लेंथ या फिर हाइट जो होती है उस पर्सन की आफ्टर डेथ ज्यादा मिलती है एज कंपेयर्ड टू इन अदर केसेस। ठीक है, यानी कि दिस रिलैक्सेस एंड कॉजेस इलोंगेशन ऑफ बॉडी। इट रिलैक्सेस एंड कॉजेस इलोंगेशन, मतलब कि लेटे हुए जब होता है ना कोई पर्सन, एक ये भी मैं आपको बता दूं, तो न्यूक्लियस पाल्पोसस थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और डेथ के समय ये क्या उसी अवस्था में स्टिफ हो जाता है, और उस समय जब आप हाइट मेजर करोगे उस पर्सन का, ठीक है, डेड पर्सन का, तो आपको पता चलेगा कि लेंथ जो है वो ज्यादा आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, वो इसी की वजह से आ रही है। तीसरा देखिए, इलास्टिक कार्टिलेज। थर्ड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। मैंने आपको लोकेशन बता दिया फाइब्रो वाला कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक इसीलिए होता है क्योंकि इसमें इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक फाइबर्स, फाइबर्स का नाम होता है इलास्टिन। नेचर इनका इलास्टिक होता है, फाइबर्स का नाम इलास्टिन है। ये कलर में येलो कलर के होते हैं, येलो फाइबर्स, पेल येलो फाइबर्स या फिर येलो फाइबर्स भी कहते हैं। अब ये बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, so they are present at the tip of nose। नेजल सेप्टम अलग होता है और टिप ऑफ नोज अलग होता है। सेप्टम पर प्रेजेंट है हाइलाइन, टिप पर प्रेजेंट है इलास्टिक कार्टिलेज। ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होता है इलास्टिक कार्टिलेज, ये कान में आपके बाहर वाली लेयर जो है उसको। उसके अलावा एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट है, लैरिंग्स में प्रेजेंट है, लैरिंग्स में जो एपिग्लॉटिस वाला पोर्शन है। उसके अलावा यूस्टैचियन ट्यूब कान में जो होता है उसकी वॉल में प्रेजेंट है। देखिए इलास्टिक कार्टिलेज का लोकेशन। Cartilage in external ear is elastic cartilage, epiglottis is elastic cartilage। ये दो मेन जो मैंने आपको लोकेशन बताया, उसके अलावा क्योंकि कान के अंदर है इसलिए हमें यहाँ दिखाई नहीं देगा, कान के अंदर में होता है यूस्टाचियन ट्यूब, और वो यूस्टाचियन ट्यूब का वॉल किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। उसके अलावा नोज के टिप पर भी प्रेजेंट होता है। नेजल सेप्टम अलग है और टिप वाला पोर्शन अलग है, तो टिप पर जो होता है वो क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज है।
These are the three types of cartilage on the basis of matrix. हार्डेस्ट कार्टिलेज कौन सा है? वो कार्टिलेज जो कैल्सिफाइड है. हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज. एक्चुअल में हाईलाइन वाला मॉडिफाई हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्या हुए? कैल्शियम सॉल्ट्स डिसॉल्व हुए और जिसकी वजह से इसका हार्डनिंग हो गया. अब ये कैल्शियम सॉल्ट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटीट. सो कैल्शियम इस फॉर्म में डिसॉल्व होता है. हाइड्रोक्सी एपेटीट के फॉर्म में डिसॉल्व होता है. कहां पर मिलते हैं ये? दीज आर फाउंड इन द हेड ऑफ लॉन्ग बोन, फीमर बोन, थाई में जो है, उसके अलावा हाथ की बोन, यूमरस बोन. हेड जो इनका हेड वाला जो पार्ट होता है. What we know about matrix of cartilage other than this, हमें और क्या पता है मैट्रिक्स के बारे में? कि मैट्रिक्स जो है वो, सॉरी, बोन के मैट्रिक्स के कंपैरिजन में प्लाइएबल होता है. प्लाइएबल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, पर बोन का मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल नहीं होता है. इट रेजिस्ट कंप्रेशन. कंप्रेस नहीं किया जा सकता. मैक्सिमम कार्टिलेज जो भी बचपन में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं. किसके द्वारा? बोन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज एंड बोन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमने स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में पढ़ लिया. हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ा है. लोकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है. देखिए जरा कनेक्टिव टिश्यू में हमने और क्या चीजें पढ़ी हैं. देखिए कनेक्टिव टिश्यू को इसके अलावा एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंपल, लूज, फाइब्रस, स्पेशलाइज्ड. ये वाला आप ड्रॉ नहीं करेंगे अभी एट प्रेजेंट. ये दिखाने का पर्पस ये कि आप समझो कि अलग अलग बुक्स में आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जो क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कनेक्टिव टिश्यू का, वो वाला नोट करिएगा, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता है जब आप क्लियर कट एक चार्ट बनाओ और उसी को आप फॉलो करो, है ना. बुक से पढ़ना कभी नहीं है, कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है. हमें क्या करना है? हमेशा बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना है. नया कुछ नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी बुक के अलावा. ये बात दिमाग में रखा करो. कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं बोन एंड कार्टिलेज. ये दोनों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इनका मैट्रिक्स हार्ड है. अदर देन दैट देयर इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसका मैट्रिक्स फ्लूइड नेचर का होता है, पूरे तरीके से फ्लूइड होता है, ऐसा नहीं लूज है बल्कि फ्लूइड है. देन फ्लूइड में आते हैं ब्लड एंड लिम्फ. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग लूज और डेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हमें क्या करना है? कनेक्टिव टिश्यू के तीन जो चीजें होती हैं वो है मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स को डिस्कस करना है. तब हम लोग लूज और डेंस को और डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. This is the cells of, these are the cells of connective tissue.